हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आर्म पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 के ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जैसे बाहर से दिखाई देती है, लेकिन वैसी अंदर से है नहीं। तो हमारी पृथ्वी क्या है? एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि हमेशा इसमें बदलाव होते रहते हैं। कुछ आकृतियाँ बनती हैं तो कुछ बिगड़ती हैं, कुछ बिगड़ती हैं तो कुछ बन जाती हैं। तो ये हमेशा गति करती रहती है। तो आता है कि आपके मन में आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बना है? तो देखो, जैसा कि हमको पता है कि जब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमें बताया गया था कि पर्यावरण क्या है। तो हमारी पृथ्वी पर जो चारों तरफ पाया जाता है वो क्या है? पर्यावरण है। ये तो हमने पृथ्वी के बाहर का पढ़ा था, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी होगी। तो इसको समझाने के लिए ही ये चैप्टर आपका दिया गया है। इसके अंदर जो पहली हेडिंग है वो आपको मिलती है पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो इसमें हम इसके जो आंतरिक भाग है उसी के अंदर पढ़ेंगे, वो किन किन परतों से बना है ये इसमें ज़्यादातर बताया गया है। तो एक प्याज की ही तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बना है। सकेंद्रीय का मतलब होता है कि यहाँ पर पहली परत है, इसी के ऊपर दूसरी परत होना है, फिर तीसरी परत है, चौथी परत है, यानी एक के ऊपर एक जो परत होती है। अपने प्याज को जब आप छीलोगे तो पहली परत उसकी उतर जाती है, फिर और अंदर निकलती है, उसको तो निकालोगे फिर और निकलेगी। एक के ऊपर एक परत द्वारा वो प्याज बना होता है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी है, जो कि हमारी मुख्यतः 3 परतों से बनी हुई है। तो अभी हम देखेंगे, एक एक परत के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आता है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम परपट्टी कहते हैं। तो देखो, ये रही हमारी परपट्टी जो सबसे ऊपर होती है, ये वाली जो आपको दिख रही होगी। ये यहाँ पर इसका जो कटा हुआ भाग दिखाया गया है, इसके अंदर आप देखोगे तो ये जो नारंगी कलर का है ये हमारी परपट्टी है। ठीक है, यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहती में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक गहरी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो आप देखोगे कि जो समुद्र होता है, ये अगर महाद्वीप है और ये हमारा क्या है? महासागर है। तो महासागर की जो ज़मीन होती है और महाद्वीप का ज़मीन होता है, इसमें काफ़ी अंतर होता है, इतना अंतर है। तो इसमें अंतर होने की वजह से जो हमारी परपट्टी होती है, परपट्टी तो ये वाली है, इस वजह से क्या होता है कि यहाँ जो दूरी है इस परपट्टी तक की वो है 35 किलोमीटर, लेकिन अगर हम यहाँ से लगाते हैं तो सिर्फ 5 किलोमीटर ही है। यही बताने की इसके अंदर कोशिश की गई है कि जो हमारे महासागरीय तल होता है वहाँ से परपट्टी तक की दूरी जो होती है वो कम होती है। तो महाद्वीपीय सहती मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसीलिए इसे Cl कहते हैं। सी से सिलिका एवं ए से एल्यूमिनियम कहा जाता है। तो देखो, महासागर में जो हमारा महाद्वीप है वहाँ पर मुख्यतः जो ये परपट्टी है, इसमें कौन कौन से जो खनिज है वो पाए जाते हैं? पहला सी से सिलिका और एल से एल्यूमिनियम, 2 तरह के जो मुख्य जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं। अब आते हैं महासागर में जो हमारी परपट्टी है उसमें कौन से पाए जाती हैं? तो महासागर की परपट्टी मुख्य सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। तो देखो, सिलिका यहाँ पे भी था, सिलिका यहाँ पे भी है, यानी सिलिका दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम की जगह क्या है? मैग्नीशियम है। तो यहाँ पर जो Cl था, Cl यहाँ पर C में हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम की वजह से यहाँ पर C में कर दिया। तो C से सिलिका और मैं से मैग्नीशियम। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हमारी परपट्टी है उसमें कितने तरह के खनिज पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हो गए? पहले तो हमारा हो गया सिलिका, फिर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। तो ये 3 मुख्य जो खनिज है वो पाए जाते हैं। जो सिलिका है वो दोनों जगह पाई जाती है। अब जो परपट्टी है उसके ठीक नीचे क्या है? हमारा मेंटल है, जो कितनी गहराई तक है? 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। तो देखो, अभी हम देखते हैं इसको भी चित्र के अंदर मेंटल कौन सा होता है। तो यहाँ पर हमने देखा ये जो नारंगी कलर है ये क्या है? ये हमारी परपट्टी है। इसके नीचे आप जस्ट देखोगे तो ये मेंटल लिखा हुआ है यहाँ पर। तो मेंटल जितना भी आपको पीला पीला दिख रहा है ये मेंटल को दिखाया गया है। तो हमारी दूसरी परत आती है वो कौन सी आती है? हमारी मेंटल आती है, जो कि कितनी है? 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। अब तीसरी परत की बात करें तो वो कौन सी है? हमारी क्रोड। तो देखो, क्रोड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये किसको दर्शा रहा है? ये जितना भी रेड कलर का आप देखोगे तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? क्रोड एरिया है। तो ये सबसे आंतरिक भाग होता है और इसको तीसरी परत कहा जाता है। इसकी त्रिज्या कितनी है? ये जो क्रोड है इसकी त्रिज्या है लगभग 3500 किलोमीटर। तो ये बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है, इस वजह से इसकी त्रिज्या भी बहुत ज़्यादा है। ये मुख्यतः
निक्किल एवं लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। नी से निक्किल और फे से फेरस, फेरस का मतलब लोहा होता है। तो ये जो हमारा क्या हो गया, क्रोड हो गया, ये कौन कौन से खनिजों से बना है, निक्किल और लोहे से। तो ये काफ़ी भारी धातुएं होती हैं। भारी होने की वजह से जब कभी हमारी जो पृथ्वी थी वो आग का गोला थी, तो ये क्या हुआ कि जो भारी धातुएं थी ये बीच में इसके जमा हो गई जाके, इसीलिए यहाँ पर हमें जो धातु हैं वो बहुत ज़्यादा भारी देखने को मिलती हैं। ये मुख्यतः कौन कौन सी हैं, निक्किल और लोहे हैं। फिर आता है कि केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं, पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, तापमान बढ़ते जाता है। अब जब तापमान बढ़ेगा तो दाब भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पर जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब ये तो होगी हमारी पृथ्वी की 3 परतों की बात। अब एक क्वेश्चन पूछा है बनवाक्स में, पूछा जाता है कि विश्व की सबसे गहरी जो खुदाई है या फिर खान है वो कौन सी है। तो दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर बताया गया है कि जो सबसे गहरी विश्व की खान है वो दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी जो ऊंचाई गहराई है लगभग 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर तक गहराई तक खोद चुके हैं। हालांकि वो तेल की खोज में हुआ है, खोज में, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे गहरी जो खान है वो कौन सी है, तो वो है हमारी दक्षिण अफ्रीका में, जो कि कितनी है, लगभग 4 किलोमीटर दूर तक है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है कि अगर आप पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचना चाहते हैं, यानी कि यहाँ करोड़ तक पहुँचना चाहते हो, तो आपको समुद्र का जो तल है वहाँ से 6000 किलोमीटर तक गहराई तक खोदना पड़ेगा। इतना खोदना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो ये एक अंदाज़ा है कि अगर हम केंद्र तक पहुँचेंगे तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब आता है कि हमारे जो खनिज एवं शैल होते हैं वो क्या होते हैं। अभी हमने देखा कि जो हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं उनमें अलग अलग प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं, खनिज पाए जा रहे हैं। तो पहले देखते हैं कि खनिज और शैल होते क्या हैं, शैल क्या होते हैं और खनिज क्या होते हैं। तो पहला आता है कि पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। तो शैल क्या है, जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं वो बहुत सारे मिलकर जब एक पिंड को बना लेते हैं तो वो एक शैल बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ जितने भी शैल होते हैं, यानी जितने भी ये आप पत्थर देखते हो, इसमें बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो कोयले की खानें होती हैं वो भी तो हम पत्थर में से ही निकालते हैं। जब गुफाओं को खोदते हैं तो वहाँ पर पत्थर ही होते हैं, तो वो जो कोयला है वो पत्थर में मिल रहा है, यानी कि वो खनिज है जो कि पत्थर में मिल रहा है। यानी जितने भी हमारे शैल होते हैं वो पत्थर होते हैं, और पत्थर हमेशा खनिजों से मिलकर बने होते हैं। तो जो हमारे शैल होते हैं विभिन्न रंग के होते हैं, आकार के होते हैं एवं गठन के हो सकते हैं, यानी कि उनका गठन यानी उनकी बनने की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, शैल एक तरह के पत्थर ही होते हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ पर हमने पहले देखा कि हमारी जो परतें होती हैं पृथ्वी में 3 प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे शैल होते हैं, यानी जिससे हमारी भूपरपट्टी बनी है, सबसे ऊपरी परत, वो शैल से बनी है। अब ये शैल 3 तरह के पाए जाते हैं। पहले होती हैं आग्नेय शैल, दूसरे होते हैं अवसादी शैल, तीसरे होते हैं कायांतरित शैल। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं कि ये शैल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि कभी ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा आग सी निकलती है, एकदम बिल्कुल आग जैसा निकलता है, उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा उसका उच्च तापमान होता है और वो द्रव अवस्था में होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। अब जब वो बाहर निकलता है तो पहले तो उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका तापमान कम होता है तो वो क्या हो जाता है, ठंडा होकर जमने लगता है। जब ये जम जाता है तो ये एक पत्थर का रूप ले लेता है, एक तरह की पत्थर बन जाता है जो कि बहुत ज़्यादा भंगुर होता है लेकिन फिर भी कठोर हो जाता है। तो यही कठोर क्या कहलाता है, शैल कहलाता है। लेकिन इसको आग्नेय शैल कहते हैं क्योंकि ये आग से एकदम से बना हुआ है, आग के एकदम से जमने से बना है, इसलिए इसको आग्नेय शैल कहते हैं। और ये पहली बार बना है इसलिए इसको प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी शैल एवं बहिर्वेदी शैल। तो अंतर्वेदी शैल कौन कौन सी होती है वो भी हम देखेंगे। तो देखो, जब द्रवित लावा पृथ्वी के आंतरिक या पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। तो जैसे ही लावा पृथ्वी की सतह पर यानी बाहर निकल जाता है तो बहुत तेज़ी से इसका तापमान गिरता है और ठंडा होने लगता है। तो परपट्टी पर इस प्रकार बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। तो इससे आपको बहिर्वेदी का मतलब होता है बाहर होना, यानी बाहर होना। तो ऐसे शैल जो कि जब लावा बाहर आके ठंडा होके बनता है
उनके द्वारा जो सेल बनते हैं वो बहिर्वेदी आग्नेय सेल होते हैं। जैसे बेसाल्ट होता है, ये द्रवित लावा जब होता है यानी लिक्विड फॉर्म में जो लावा होता है जब वो ठंडा हो जाता है उसके ठंडा होने से बनता है। हमारा जो जितना भी दक्कन का पठार है वो ज़्यादातर बेसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है। अब आता है हमारा अंतर्वेदी सेल। तो ये कौन सा होता है कि द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर, भूप्रपट्टी क्या है, प्रपट्टी को ही कहते हैं, तो भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो द्रवित मैग्मा होता है वो कभी कभार रास्ते उसको नहीं मिलता तो वो बाहर नहीं आ पाता है, तो अंदर ही वो ठंडा होने लगता है। तो जब अंदर ठंडा होकर वो एक सेल यानी कि चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है यानी बदल जाता है, तो उसको हम कहते हैं अंतर्वेदी आग्नेय सेल। अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि लावा होता कहाँ पे है, तो आपको इसके चित्र के माध्यम से एक बार दिखा देते हैं। तो देखो, ये हमारा जो नारंगी कलर का हो गया ये तो होगा हमारा भूप्रपट्टी, और क्रोड जो मेंटल होता है वो हमारा पीला पीला होता है। तो इन दोनों के बीच में आपको जो ये जॉइंट दिख रहा है यहीं पर हमारा क्या होता है, लावा होता है। बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है यानी कि बिल्कुल द्रव अवस्था में होता है, जो कि हमारा लावा होता है। यहीं से वो बाहर निकलता है तो वो ज्वालामुखी के द्वारा बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे थे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण, तो हमारे जो अंतर्वेदी सेल है उसके बारे में बता रहा है कि जब ये भीतर अंदर जब ये बन जाता है अंतर्वेदी सेल होता है, बाहर नहीं आ पाता है, तो ये क्या होता है कि बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। इस वजह से क्या होता है ये बड़े दानों का रूप लेता है, यानी कि एकदम से ठोस नहीं बनता है। अगर बाहर आता तो बाहर जमने की वजह से एकदम से ठोस एक साथ बन जाता है, लेकिन ये अंदर ही बना तो ये दानों के रूप में बनता है। तो ग्रेनाइट ऐसे ही सेलों का उदाहरण है। तो आपसे पूछा जाए कि जो बहिर्वेदी सेल उसका एक उदाहरण बताइए, तो आप क्या बताओगे, बेसाल्ट। और अगर आप बताओ अंतर्वेदी आग्नेय सेल का तो क्या बताओगे, ग्रेनाइट। तो जो ग्रेनाइट होता है वो एक दानेदार एक देखो सेल होता है। तो लेई या मसाले तथा चूर्ण को बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। तो देखो, हमने देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ का चूर्ण बनाते हैं तो दो चीज़ों के बीच में उसको घिस के बनाते हैं। तो ये घिसने वाले जो पत्थर होते हैं उनको अपघर्षण पत्थर कहते हैं। तो ये पत्थर वही उसी ग्रेनाइट के बने होते हैं जिसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, अंतर्वेदी आग्नेय सेल द्वारा बने जो सेल होते हैं। तो यहाँ पर भी देखो बताया कि सेल क्या है, हमारे अपघर्षण पत्थर ही होते हैं। अब आता है कि सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। अब क्या हुआ कि सेल बाहर आ गया, मान लिया पृथ्वी से बाहर आ गया, अब वो जम गया। जमने के बाद वो कभी ना कभी लुढ़केगा, चटकेगा यानी टूटेगा, फिर एक दूसरे से टकराएगा भी, तो वो क्या होगा, टुकड़ों में बदल जाएगा। तो इन छोटे कणों को क्या कहेंगे, अवसाद कहेंगे। अवसाद का मतलब आपको पता है कि कुछ भी कूड़ा करकट होना, कि किसी भी चीज़ के टुकड़े होना और वो एक जगह जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। तो अभी क्या हुआ कि जब कभी बाढ़ आएगी या फिर हवा चलेगी बहुत तेज़, तो दूसरी जगह पर ये क्या होगा, इनको बहा के ले जाएंगे और वहाँ पर जाके ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। तो ये पहले अदृढ़ थे, अदृढ़ मतलब ये एकदम कठोर नहीं थे, लेकिन जब इन पे दबाव पड़ेगा, यहाँ पर मान लिया कि कुछ पहले टुकड़े थे फिर और टुकड़े आए, तो जो नीचे टुकड़े थे उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है क्योंकि उनके ऊपर और भी बहुत सारे अवसाद जमा हो रहे हैं, तो ये इनका दबाव बढ़ेगा बहुत ज़्यादा, तो ये क्या होंगे, कठोर हो जाएंगे। कठोर होने से क्या होगा, ये एक सेल का रूप ले लेंगे और उस सेल को हम क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। तो इस प्रकार की सेलों को हम अवसादी सेल कहते हैं। तो उदाहरण के लिए जो हमारा बलुआ पत्थर होता है वो रेत की दानों से बनता है। तो देखो पहले क्या होता है कि रेत कैसे बनती है, पत्थर के टूटने से। जब पानी वहाँ से गुजरता है तो पानी धीरे धीरे पत्थर को काटता है और वो काट कर बहाकर ले जाता है। तो जहाँ पर वो बहाकर ले जाता है धीरे धीरे उसको जमा भी करने लगता है किनारों पे। तो आपने देखा होगा कि जो नदी होती है उसके किनारों पे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा रेत मिलता है। अगर वही रेत बहुत ज़्यादा समय तक एक जगह पर जमा होते रहता है तो वो एक तरह के बलुआ पत्थर का रूप ले लेता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं उनके जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो देखो अगर कभी भी होता है कि कुछ पत्थर हैं, अब वो टूट गए, अब अचानक उनके बीच में कोई जानवर आ जाता है, वो मर जाता है, तो उनके शरीर तो उसी के अंदर रह जाता है, तब वही शरीर दब जाता है और कभी उनकी खुदाई होती है तो वो हमें जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। तो जीवाश्म होते क्या हैं,
सेलों की परतों में दबे मृत पौधों या फिर एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो पुराने ज़माने में डायनासोर हुआ करते थे बहुत ज़्यादा प्राचीन काल में, वो कभी उनकी मृत्यु हो गई थी और वो दब गए थे, हमारी जो ज़मीन होती है या फिर मिट्टी थी उसके नीचे दब गए थे, तो वो भी तो सेल ही थे। तो जब उनकी खुदाई हुई तो आज हमें उनकी हड्डियाँ मिलती हैं, तो यही क्या होते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। अब आता है कि अभी हमने देखा कि अवसादी सेल कौन से होते हैं। अब आता है कि आग्नेय एवं अवसादी सेल के बाद जो होता है तीसरा कायांतरित सेल। तो जब अवसादी या फिर आग्नेय सेल में बहुत ज़्यादा उच्च ताप पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा तापमान पड़ता है इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा इनका तापमान बढ़ जाता है और उसके साथ साथ दबाव भी बढ़ जाता है, तो ये अलग तरह के एक सेल में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे कहते हैं हम कायांतरित सेल। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखो जो हमारी कायांतरित सेल है उसका उदाहरण दिया गया हुआ। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये जो सेल है कायांतरित सेल है, ये किस तरह से बना है, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि इसको दबाया गया है। तो जब ये बहुत ज़्यादा दबाव इस पर पड़ा है, तापमान इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऊपर से दाब बहुत ज़्यादा पड़ गया, तो एक पूरी चट्टान का रूप ले लिया इसने, जिससे क्या हुआ कि इसका नाम पड़ गया कायांतरित सेल, क्योंकि इसने अपना रूप बदला। काया का मतलब होता है रूप बदलना और अंतरित का मतलब होता है बदलना। काया मतलब रूप और अंतरित मतलब बदलना। तो इसका जब रूप बदल गया तो इसको हम इसको कह दिया कायांतरित सेल। अब हम सेल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर उसकी थोड़ी विशेषता जान लेते हैं। क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे कुछ सेल होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जो हमारा ताजमहल है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ये भी तो एक तरह की सेल ही। अभी हमने देखा था लाल बलुआ पत्थर किससे बनता है, बालू के जमा होने से बनता है। इसी तरह से जो संगमरमर है वो भी तो सेल से बना हुआ है, सॉरी जो हमारा ताजमहल है वो भी तो संगमरमर इस सेल से बना हुआ है। तो जितनी भी हमारी इमारतें होती हैं वो किसी न किसी हमारी जो सेल होती है उससे बनी होती हैं। तो इसी तरह से हमारा जो उपयोग होता है, जैसे हम खेल में भी कई सारे पत्थरों का उपयोग करते हैं, जिसमें 7 पत्थर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पत्थर के ऊपर पत्थर रख लेते हैं, उसके ऊपर बॉल मार के भागते हैं। तो इस तरह के आपने बहुत सारे बचपन में खेल भी खेले होंगे। अब आता है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि कुछ निश्चित दशाएं होती हैं, यानी कुछ कंडीशन होती हैं, अगर वो कंडीशन मतलब कि लागू हो जाती हैं तो जो सेल होते हैं वो एक से दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस क्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आपने देखा होगा कि एक सेल, जैसे ये मैग्मा है, अब मैग्मा से क्या हुआ, सबसे पहले बना था आग्नेय सेल। आग्नेय सेल के क्या हुआ, टुकड़े टुकड़े हो गए, तो ये अवसाद में बदल गया। अब इसके ऊपर दबाव पड़ा, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ गया, तो अब ये किस में हो गया, अवसादी सेल में परिवर्तित हो गया। अब ये अवसादी सेल या तो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा ही अगर कुछ ज़्यादा दाब पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर चला जाएगा तो ये मैग्मा बन जाएगा, अन्यथा क्या होगा, ये कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब ये कायांतरित सेल में मान लिया परिवर्तित हो गया, तो अब ये मैग्मा में परिवर्तित हो जाएगा, मैग्मा दोबारा कायांतरित आग्नेय सेल में हो जाएगा। तो ये जो चक्र है, मैग्मा से आग्नेय सेल बनना, आग्नेय सेल से अवसाद, अवसाद से अवसादी सेल बनना, और फिर उसके बाद कायांतरित, और कायांतरित सेल द्वारा मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। तो द्रवित मैग्मा क्या हुआ, ठोस आग्नेय सेल बन गया। ये आग्नेय सेल छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। तो देखो इसने क्या हुआ, अवसाद सेल बनाया। तो जो अभी हमने समझा वही बता रहा है, उसको पढ़ के बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले अब मैग्मा से अवसाद आग्नेय सेल बना, आग्नेय सेल अवसाद में परिवर्तित हो गया। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जो अवसादी सेल है अब किस में बदल जाएंगे, कायांतरित सेल में बदल जाएंगे। तो अत्यधिक दाब एवं ताप के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। तो इस पर जब तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये भी पिघल कर क्या हो जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये मैग्मा फिर से यही हो रहा है। तो ये जो चक्र है वो हमेशा चलते रहता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं,
जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जितने भी सेल होते हैं वो विभिन्न प्रकार के खनिजों से बने होते हैं। अब ये खनिजों की भी विशेषता होती है कि इनका जो गुणधर्म होता है वो निश्चित होता है, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो रासायनिक हो। रासायनिक का मतलब हो गया कि एक खनिज होता है वो 2 चीज़ों से भी बन सकता है, 3 चीज़ों से बन सकता है, लेकिन वो जो जितने भी चीज़ों से बना होगा खनिज वो निश्चित मात्रा में होंगी। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इनका उपयोग उद्योग, औषधि, उर्वरक में भी होता है। तो देखो हमारा जो खनिज है वो मानव के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे जलाने के लिए कोयला, प्राकृतिक गैस जो होती है हमारी CNG, वो भी एक तरह से खनिज से ही निकाली जाती है। पेट्रोलियम भी निकाला जाता है। तो ये जितने भी अयस्क होते हैं ना पेट्रोलियम वाले, वहाँ से ये सारी गैसें और पेट्रोल निकाला जाता है। और इसके साथ ही साथ इनका जो पेट्रोल और जो कोयला है इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, उद्योगों में करते हैं, औषधि में करते हैं, उर्वरक के रूप में भी करते हैं। तो उर्वरक क्या होती है, नाइट्रोजन ही तो होती है। तो नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलती है, ज़मीन से ही तो मिलती है। तो वो भी एक तरह से क्या हो गया, खनिज ही हो गया। इसी तरह से लोहा होता है हमें जो खनिज से ही, ज़मीन से ही मिलता है, मिट्टी से मिलता है। एल्युमिनियम हो गया, सोना, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, ये हमें पृथ्वी की जो ऊपरी परत है यानी ज़मीन है वहीं से प्राप्त होती हैं। तो ये चैप्टर आपका होता है समाप्त। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे इसके जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं हमें कैसे पहले उनको समझना है, उनको रटना नहीं है। समझ जाएंगे एक बार तो उसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो हमें चीज़ समझ आती है उसको याद कर लेते हैं। जो समझ नहीं आती है वो कितने भी आप रट लो उसको याद नहीं होने वाला है। इसी तरह से आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। उसका मतलब क्या होता है, हर शब्द का एक मतलब होता है। अगर आपको वो पता है तो आप NCERT पढ़ना आराम से सीख जाओगे।